ऑनलाइन पॉर्न इंडस्ट्री को कोट अनकोट रेवोल्यूशनाइज करने वाली अडल्ट कंटेंट साइट ओनली फैंस, जहां मौजूद क्रिएटर्स करोड़ों कमाते हैं। इस मनी मेकिंग वेंचर के ओनर लियोनिद रादविंस्की अब दुनिया में नहीं रहे। उनकी 43 साल की उम्र में मौत हो गई। कंपनी द्वारा दी गई स्टेटमेंट के मुताबिक लियोनिद लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे एंड दैट ही पास्ड अवे पीसफुली। नमस्ते, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज की वीडियो में जानेंगे ओनली फैंस के ओनर लियोनिद रादविंस्की के बारे में, कैसे ओनली फैंस उनके आने के बाद बदला, ये भी कि इस प्लेटफॉर्म के अलावा वो अडल्ट इंडस्ट्री में और क्या कुछ ओन करते थे। और क्या आप जानते हैं कि ओनली फैंस ओरिजिनली एक अडल्ट प्लेटफॉर्म नहीं था? जानेंगे पूरी कहानी आज की वीडियो में। लियोनिद रादविंस्की की वेबसाइट के मुताबिक वो यूक्रेन से आने वाले फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट थे। उनकी पैदाइश यूक्रेन की थी, पर वो पले बढ़े शिकागो में। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में था। वो अपने दादा के i386 पीसी पर बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ गेमिंग करते हुए बड़े हुए। बाद में उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, जहाँ उनके बढ़िया मार्क्स की वजह से वो क्लास के टॉप स्टूडेंट थे। 2018 में उन्होंने ओनली फैंस को खरीदा था। ओनली फैंस एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां क्रिएटर्स अपनी फोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करते हैं। यूजर्स इन फोटोज़ और वीडियोस को देखने के लिए टिप्स या मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करते हैं। यहाँ मौजूद कंटेंट एक्सप्लिसिट होता है। कुछ लोग इसे एरोटिका बताते हैं, कुछ पॉर्न, कुछ अश्लील कहते हैं। यहाँ पर क्रिएटर्स अलग अलग टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं, जैसे कुकिंग, फिटनेस, लाइफस्टाइल वगैरह। पर यह प्लेटफॉर्म मेनली जाना जाता है अडल्ट कंटेंट के लिए। ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स और फैंस के बीच डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, लाइव स्ट्रीम्स, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, कस्टम फोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह के जरिए। और इन सब सर्विसेज के बदले ओनली फैंस हर पेमेंट का 20% हिस्सा अपने पास रखता है। कंपनी के लेटेस्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2024 में ओनली फैंस ने लगभग 1.4 बिलियन US डॉलर्स, तकरीबन 1300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, जो टोटल 7 बिलियन US डॉलर्स, मतलब लगभग 65,000 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन से आया था। उस साल प्लेटफॉर्म पर 377 मिलियन, मतलब लगभग 37 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद थे। इस दौरान लगभग 46 लाख क्रिएटर्स भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। लियोनिद रादविंस्की की ओनरशिप में प्लेटफॉर्म का साइज और उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, लेकिन इस ग्रोथ के साथ ओनली फैंस लॉ मेकर्स और रेगुलेटर्स की नज़र में भी आ गए। खासकर इसके अडल्ट कंटेंट को लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगी। ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चे भी इस प्लेटफॉर्म पर पॉर्न एक्सेस कर रहे हैं, साल 2024 में ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। कंपनी ने उस टाइम इस प्रॉब्लम को एक टेक्निकल इशू बताया था। बाद में ऑफ कैम ने ये इन्वेस्टिगेशन ड्रॉप कर दी थी, लेकिन फिर भी कंपनी पर लगभग 1 मिलियन पाउंड का फाइन लगाया गया, क्योंकि वो अपने यूज़र एज वेरिफिकेशन सिस्टम के बारे में सही और कंप्लीट जानकारी देने में असफल रही थी। ऑफकॉम, ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस, यूके की एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जो वहाँ की कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज जैसे टीवी, रेडियो, ब्रॉडबैंड, फ़ोन सर्विस, पोस्टल सर्विसेज वगैरह को रेगुलेट करती है। रूल्स के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, पर ऐसा था नहीं। अंडर एज बच्चे भी ओनली फैंस को एक्सेस कर पा रहे थे। इससे पहले भी प्लेटफॉर्म पर इलीगल कंटेंट को हैंडल करने के आरोप लगे थे, जिनमें चाइल्ड मटेरियल, CSAM जैसे सीरियस इश्यूज भी शामिल थे। कंटेंट को लेकर बढ़ते प्रेशर और स्क्रूटनी के बीच अगस्त 2021 में ओनली फैंस ने अनाउंस किया था कि वो प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट अलाउ करना बंद कर देगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कंपनी ने ये फैसला वापस ले लिया, क्योंकि यूजर्स और अडल्ट क्रिएटर्स की तरफ से इस फैसले के खिलाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया था। कंपनी कुछ लीगल मसलों में भी फंसी रही। कुछ यूजर्स ने क्लेम किया कि उनके साथ स्कैम हुआ है, जब उन्हें ये पता चला कि जिन चैट्स को वो क्रिएटर्स के साथ चैट करना समझ रहे थे, वो असल में लो पेड थर्ड पार्टीज हैंडल कर रही थी। हालांकि इन केसेस में यूजर्स को अब तक कोई लीगल सक्सेस नहीं मिली है। लियोनिद ओनली फैंस के ओरिजिनल ओनर नहीं थे। उन्होंने साल 2018 में इसे यूके बेस्ड फाउंडर्स से खरीदा था। देखिए, दरअसल नवंबर 2016 में टिम स्टोकली ने ओनली फैंस शुरू किया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां परफॉर्मर्स अपने कंटेंट और इंटरैक्शन से डायरेक्टली पैसा कमा सकें। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, पर शुरुआत में ओनली फैंस पर एक्सप्लिसिट कंटेंट अलाउड ही नहीं था। इसका फोकस म्यूजिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स को अट्रैक्ट करना था, लेकिन 2017 आते आते कंपनी ने पोर्नोग्राफी पर लगा बैन हटा दिया। 2018 में लियोनिद रादविंस्की ने फीनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, जो ओनली फैंस चलाती है, के 75% स्टेक्स खरीद लिए और कंपनी के डायरेक्टर्स में से एक बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बाद ओनली फैंस की इमेज पॉप कल्चर में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में बन गई जो पॉर्न कंटेंट के लिए फेमस हो गया। लियोनिद के एक्विजिशन के बाद, खासकर कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, ओनली फैंस की पॉपुलैरिटी वेंट ऑफ द चार्ट्स।
ये प्लेटफॉर्म इतना फेमस हुआ कि सिर्फ 3 साल के अंदर ही लियोनिद रादविंस्की फोर्ब्स की बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल हो गए थे। फोर्ब्स के हिसाब से उनकी नेट वर्थ 4.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, मतलब लगभग 44,000 करोड़ थी। इसके अलावा पिछले साल लियोनिद ओनली फैंस को बेचने के ऑप्शंस भी खोज रहे थे। ओनली फैंस के अलावा वो फ्लोरिडा बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म Leo.com के जरिए टेक कंपनीज में इन्वेस्ट भी करते थे। उनकी वेबसाइट के मुताबिक उनकी फिलांथ्रपी एक्टिविटीज़ में मेमोरियल स्लोवन केटरिंग कैंसर सेंटर को डोनेशंस देना भी शामिल था। ओनली फैंस लियो का इकलौता वेंचर नहीं था। उन्होंने अर्ली 2000s में एक अमेरिकन वेबसाइट लॉन्च की थी, नाम था माई फ्री कैम्स MFC, जहां मॉडल्स लाइव वेबकैम परफॉर्मेंस देती हैं। ये परफॉर्मेंसेस अडल्ट कैटेगरी में आती हैं, जिनमें स्ट्रिप्टीज, इरोटिक बातें, सेक्स टॉयज के साथ कंटेंट भी शामिल होता है। हालांकि MFC का डोमेन 2002 में रजिस्टर किया गया था, पर इसे लॉन्च किया गया था साल 2004 में। 2010 में इंडस्ट्री ग्रुप XBiz ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी अडल्ट वेबकैम कम्युनिटीज़ में से एक बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय इस प्लेटफॉर्म पर 1 लाख से ज़्यादा मॉडल्स और 5 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स थे। यहाँ वेबकैम मॉडल्स और कैमगर्ल्स लाइव परफॉर्मेंस से पैसा कमाते हैं। यूजर्स वर्चुअल टोकन्स खरीदते हैं, जिसे वो परफॉर्मर्स को टिप देने या प्राइवेट शोज देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट शोज, टेक्स्ट मैसेजेस, मेल्स के अलावा इस प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट बेस्ड लाइव चैट्स भी होती हैं। साल 2013 में CNBC ने एक अडल्ट इंडस्ट्री टैलेंट एजेंट का ओपिनियन रिपोर्ट किया था, जिसके मुताबिक इस साइट पर मॉडल्स महीने के $75,000 से लेकर $1 लाख तक कमा सकती हैं। इंडियन रुपीज़ में अगर इसे कन्वर्ट करें तो 70 लाख से 93 लाख बैठता है एस्टिमेट। इस वजह से कई इस्टेब्लिश्ड पॉर्न स्टार्स ने भी वेबकैम मॉडलिंग का रुख कर लिया था। साल 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने जब पॉर्न साइट्स को ब्लॉक किया था, उन साइट्स में MFC भी शामिल थी। ये कदम उत्तराखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उठाया गया था, जब एक रेप केस में अक्यूज ने कहा था कि वो ऑनलाइन पोर्नोग्राफी देकर इन्फ्लुएंस हुए थे। 2018 के बाद से लियो एक्टिवली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व थे और इस फील्ड में उन्होंने $3 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया। इसमें एनीवेयर सॉफ्टवेयर का B4X भी शामिल है, जिसे लियो की इन्वेस्टमेंट और गाइडेंस के बाद पेड मॉडल से फ्री सूट में कन्वर्ट कर दिया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर सकें। ओपन सोर्स बनने के बाद ये एक छोटे नीश टूल से बढ़कर डेवलपर्स के लिए वाइडली अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। रादविंस्की को एलिक्सिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर भी माना जाता है। एलिक्सिर एक नई लैंग्वेज है जिसे लियो काफ़ी प्रॉमिसिंग मानते थे, क्योंकि ये एप्लीकेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बना सकती है। उनके लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में से एक था। आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।